हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की, जिसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ 20 सितंबर को ओपन होगा और 22 सितंबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाज़ा मिलेगा। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹1 पर शेयर, यानी कि ये दिखावटी के लिए प्राइस बैंड 366 से 385 का है, क्योंकि इस नॉर्मली फेस वैल्यू ₹10 रहता है, तब उसकी एक्चुअल प्राइस बैंड रहता है वो रहता है। और वैसे जनरली इसका एक शेयर का देके अगर फेस वैल्यू 10 रख के देखे तो ₹3850 पर शेयर की वैल्यू आएगी, जो कि इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही 730 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इश्यू है 603 करोड़ का और ओएफएस है 127 करोड़ का। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2000 से काम कर रही है और ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। ये हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाती है। ओवरऑल देखें तो इसका काम बिल्डिंग बनाने का है और ये दीनदयाल योजना के अंतर्गत थोड़ा सस्ता बिल्डिंग प्रोवाइड करवाता है। और इसने मार्च 2023 तक 27,965 बिल्डिंगें मतलब बना के बेची हैं, जो कि दीनदयाल योजना के अंतर्गत तो लोगों को अफोर्डेबल बिल्डिंग प्रोवाइड करवाती है। ओवरऑल देखें तो इसका काम बिल्डिंग बना के प्रोवाइड कराने का काम है, जो कि एक अच्छा बिजनेस है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की, जिससे हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के कितने चांस है। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा है ₹40 पर शेयर, और इसमें 38 शेयर की लॉट है। तो इसमें एक लॉट पे फ़ायदा बता रहा है ₹1520 का, और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 10% का रिटर्न देने की उम्मीद है, जो कि काफ़ी कम है। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल की, जिससे हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में था एसेट 4,430 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 5,999 करोड़। और रेवेन्यू था 2022 में 939 करोड़, जो बढ़कर हुआ है 1,585 करोड़। यानी कि इनका एसेट और रेवेन्यू दोनों ही साल दर साल बढ़ा है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये साल दर साल नेगेटिव में ही चल रहा है। 2020 में 56 करोड़ का लॉस था, 2021 में 86 करोड़ का हुआ, 2022 में 115 करोड़ का लॉस हुआ, और 2023 में थोड़ा कम होकर 63 करोड़ का लॉस हुआ। यानी कि ये साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है, और इसी की वजह से इसका रिटेल पोर्शन में 10% ही रिजर्वेशन रखा गया है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ भी ओवरऑल नेगेटिव में ही चल रही थी। 2022 में 352 करोड़ माइनस में थी, जो इस साल पॉजिटिव हुई है 47 करोड़। और इनके पास रिजर्व भी माइनस में चल रहा था, जो इस साल प्लस में आया है 34 करोड़ की। और बात करें बोरोविंग की, तो बोरोविंग भी साल दर साल बढ़ती आई है। 2022 में थी 1157 करोड़, जो बढ़कर हुई है 1709 करोड़ 2023 में। तो ओवरऑल फाइनेंशियली इसका डाटा देखे तो बहुत वीक है, क्योंकि ये साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है, और ऊपर से इसका जो फेस वैल्यू ₹1 के नाम पे लेके आके इसका वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। तो ये भी एक रीज़न है इसका, और फाइनेंशियली भी वीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। हालांकि बोरोविंग इस टाइप की कंपनियों पे सभी पे मिलेगी, लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा बोरोविंग है। बात करें इसकी पीर कंपैरिजन की, तो पीर डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये इसकी पीर कंपेयर कंपनियाँ हैं। अगर इनसे डाटा मैच करें तो इसका नेगेटिव में शो हो रहा है, अर्निंग पर शेयर वैल्यूज़ ओवरऑल माइनस में है। तो ओवरऑल इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न है। और वैसे इसका वैल्यूएशन काफ़ी कम होना चाहिए था, जो महंगा रखा गया है। बाकी कंपनी लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो अच्छी नहीं है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब अगर जाना है तो 2-3 साल के हिसाब से जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। मैं तो इसको अवॉइड कर रहा हूँ। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेकर आती है जब या तो उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, या फिर उसको बिजनेस को अपनी जो उधारी है उसको चुकाना हो। तो ये ओवरऑल अपनी जो बोरोविंग है उसको कम करने के लिए यूटिलाइज करेगी आईपीओ के पैसों का, और थोड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी यूज़ करेगी। अब बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व रखा गया, एनआई एचएनआई के लिए 15%, और रिटेल कैटेगरी के लिए ओनली 10% ही रखा गया है। इसका रीज़न ये है कि जो कंपनी साल दर साल लॉस मेकिंग रहती है, अगर 2-3 साल से कंटिन्यू लॉस मेकिंग है तो उसको रिटेल कैटेगरी में ओनली 10% का ही रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यही रीज़न है कि इसका 10% रखा गया है।
बात करें इसकी लॉट साइज़ की, तो एक लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में मिनिमम अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 38 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,630 रुपये। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और HNI में अलग अलग लॉट साइज़ रखा गया है, 14, 68 और 69, तो उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 27 सितंबर को और इसका रिफंड होगा 29 सितंबर को और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 3 अक्टूबर को और इस IPO की लिस्टिंग होगी 4 अक्टूबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी की सारा डाटा देख लिया है, सारा रिव्यू कर लिया है, तो अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर मैं मेरा रिव्यू बताऊं तो मैं तो इस IPO को अभी तक तो अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन तीसरे दिन देखेंगे QIB और NII से कितना इसको रेस्पॉन्स मिलता है, उसके हिसाब से अगर करना भी होगा तो मिनिमम लॉट के साथ इसमें अप्लाई करेंगे। और लिस्टिंग गेन के हिसाब से अभी तो इसमें अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि 10% के लगभग चल रहा है, जो कभी भी कम हो सकता है। IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए उसका GMP कम से कम 20% से ऊपर होना चाहिए, तभी हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। तो बाकी आप अपना रिसर्च करने के बाद ही इस IPO में पैसा लगाना, क्योंकि इस IPO में नेगेटिव में भी लिस्टिंग हो सकती है, कंफर्म नहीं है बट हो सकती है इस IPO की। और अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ी तो इसकी लिस्टिंग ऊपर भी हो सकती है। तो फिलहाल तीसरे दिन तक का वेट करना है इस IPO में अप्लाई करने से पहले। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।